जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी बार पूछा गया, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों आपको क्लास 12 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ना है और 22 चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिया गया। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते ही नहीं। दोस्तों इससे क्या होगा, दोस्तों आपके क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और सभी क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करना है। क्योंकि दोस्तों जो स्टूडेंट जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका नॉलेज जो है वो उतना ही अधिक बढ़ेगा, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ और दोस्तों आप 40 में से 35 से अधिक क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं तो आपका जो नॉलेज है वो ठीक ठाक है, आपका लेवल ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको 35 से कम यदि आप क्वेश्चन को जान रहे तो आपको और भी मेहनत करने की जरूरी है, आवश्यकता है, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है दोस्तों वो एलन सैंपल का, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, एलन सैंपल। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हो, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एलन सैंपल है ये कहाँ की रहने वाली थी? तो दोस्तों ये अमेरिका की रहने वाली थी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एलन सैंपल कहाँ की रहने वाली थी? तो अमेरिका की। ये जो कथन है वो एलन सैंपल के द्वारा दिया गया था और ये जो एलन सैंपल दोस्तों ये फ्रेडरिक रेडियल जो है उनका शिष्य थी, ठीक है। अगला 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, यानी आपको इनमें से कौन सा दोस्तों जिसके द्वारा हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होता वो आपको बताना है। तो दोस्तों यात्रियों के विवरण के द्वारा हमें सूचना की प्राप्ति होती, प्राचीन मानचित्र से भी हमें कई सूचनाएं प्राप्त होती, प्राचीन महाकाव्य से भी हमें सूचना प्राप्त होती, बट ये जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने हैं इससे हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो रुको और जाओ है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये रुको और जाओ है इसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर है, नव निश्चयवाद। और दोस्तों ये जो रुको और जाओ की अवधारणा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो ये जो रुको और जाओ की अवधारणा जो फ्रेंड वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी USA के रहने वाले थे, यानी अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आने को बता दो दोस्तों ये जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी देश जो है वो चीन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चीन। और यदि बात करें भारत का कौन सा स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से स्थान पे, तो भारत का जो दोस्तों वो दूसरा स्थान पे है, ठीक है। और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे। और ये रूस है दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ शायद पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? तो रूस। जनसंख्या से पूछेगा तो चीन, और भारत का पूछेगा तो भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे आता है और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? आपको ये विश्व की जो 60% जनसंख्या दोस्तों वो कौन सा महाद्वीप में निवास करती? तो दोस्तों विश्व की 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो ये एशिया महाद्वीप, ठीक है। और ये जो दोस्तों यूरोप में कितना % निवास करती? तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों 9.7% जो जनसंख्या वो विश्व का निवास करती। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में दोस्तों 16.9% जनसंख्या जो अफ्रीका में निवास करती, और उत्तरी अमेरिका में दोस्तों 4.8% जनसंख्या जो है वो उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट फुल होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है विश्व की जो 90% जनसंख्या दोस्तों वो कितना प्रतिशत भूभाग पर निवास करती? तो विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर 10%, ठीक है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की 10% जो जनसंख्या वो कितनी प्रतिशत भूभाग पर निवास करती? तो 10% जो जनसंख्या दोस्तों वो मात्र 90% भूभाग पर निवास करती, और 90% दोस्तों मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? काफी आसान क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत की जो जनसंख्या वो 121 करोड़ थी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर 121 करोड़। यदि भारत के 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2001 की जनगणना के भारत की जनसंख्या जो वो 102 करोड़ थी। और यदि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों यूपी है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और दोस्तों ये जो जनगणना दोस्तों हर 10 वर्षों में होता है। और पहली बार जनगणना कब हुआ था दोस्तों? तो पहली बार जो जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1872। और संपूर्ण जनगणना की बात करें तो संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, यानी बोल रहा है इनमें से कौन सा दोस्तों प्रवास का अपकर्ष। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में अपकर्ष और कई बार प्रतिकर्ष पूछा जाता है, तो दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत उसे शामिल करिए जहाँ पे जो जनसंख्या है वो आकर्षित होकर आते हैं, कई संसाधनों बेहतरीन संसाधनों को देखकर आते हैं। वो प्रतिकर्ष कहने का मतलब है कि जहाँ पे लोग जो है वो मजबूरी में अपना घर को छोड़ते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। बट यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा प्रवास अपकर्ष कारक के अंतर्गत नहीं है, तो दोस्तों शांति जहाँ पे होगा दोस्तों ये तो अपकर्ष के कारण, क्योंकि दोस्तों जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे रहना लोग पसंद करते हैं। जीवन की संपत्ति, जहाँ की आपकी संपत्ति होती है वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। जहाँ की सुरक्षा अच्छी होती है, सुरक्षा सेवा अच्छी होती है, वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। बट ये जो महामारी है दोस्तों, जहाँ पे महामारी आएगा तो वहाँ पे लोग अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महामारी, ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला 9 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, आने वाले इनमें से कौन सा प्रवास का जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों ये जो अनुकूल जलवायु है ये अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर अनुकूल जलवायु। बाकी ये जो बेरोजगारी है दोस्तों, ये प्राकृतिक विपदाएं और आर्थिक पिछड़ापन, ये सभी दोस्तों ये सभी जो है वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ ही दिया है। अगला 10 में क्या बोल रहा है कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष समय लगा था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, विश्व की जो जनसंख्या है वो 6 से 7 अरब होने में कितना समय लगा, तो 6 से 7 अरब में जो समय लगा था वो 12 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 12 वर्ष। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की जनसंख्या जो है वो 4 से 5 अरब होने में कितना समय लगा, तो 4 से 5 अरब या फिर 5 से 6 अरब पूछेगा दोस्तों, तो इसका जो समय लगा था वो 12 वर्ष लगा था। बट आपसे 1 से 2 अरब पूछेगा, तो 1 से 2 अरब समय जो जनसंख्या बढ़े दोस्तों वो 100 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, तो आपसे शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की जनसंख्या 1 से 2 अरब होने में कितने वर्ष का समय लगा, तो 100 वर्ष। 2 से 3 अरब होने दोस्तों 30 वर्ष का समय लगा था, और 3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष का समय लगा था। बट यहाँ से 6 से 7 अरब पूछा तो 12 वर्ष का समय लगा था। हाँ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 में क्या तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दोस्तों वो कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, अफ्रीका महाद्वीप राइट आंसर होगा, ऑप्शन ये अफ्रीका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो दोस्तों ये जो कथन है ऑप्शन बी में दिया गया कि 5 अरब से 6 अरब बढ़ने में जो जनसंख्या है वो 100 वर्ष लगा था, तो ये गलत है दोस्तों। 5 से 6 अरब होने में जो जनसंख्या का लगा था वो 12 वर्ष का समय लगा था, तो यहाँ पे लिख दिया 100 वर्ष, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये जो 5 से 6 अरब तक जनसंख्या बढ़ने में 100 वर्ष का समय नहीं लगा था। ठीक है, अगला 13 में क्या बोल रहा है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं, यानी विश्व का जो औसत लिंगानुपात है वो प्रति 100 पर बताना। लिंगानुपात कहने का मतलब ये कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या और प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पे 100 पे पूछा था, 100 पे हो जाएगा 102। ठीक है, प्रति लिंगानुपात जो विश्व का औसत लिंगानुपात है वो 102 है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का। काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो नाइजीरिया देश है इसका आयु लिंग पिरामिड जो है वो किस प्रकार का है, तो इसका जो लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्या बोला 15 में कि भारत वर्तमान में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में आता है। तो भारत जो वर्तमान समय वो तृतीय अवस्था में आता है। जितने भी विकसित और विकासशील देशों जो दोस्तों वो जननांकीय संक्रमण के अनुसार देखा जाए तो तृतीय अवस्था में ही आते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा तृतीय। नेक्स्ट क्या बोला फ्रेंड्स कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये जो दार्जिलिंग है वो इनमें से कौन सा फसल के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, तो दोस्तों ये जो दार्जिलिंग है वो चाय के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा चाय। ठीक है, ऑप्शन बी राइट। ये दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये जो दार्जिलिंग है वो असम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, तो असम में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है, इनमें से कौन सा देश का जो सूचकांक है वो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक दोस्तों वो नॉर्वे का। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नॉर्वे। दोस्तों ये जो उच्च मूल्य सूचकांक होता है दोस्तों ये किस पर जारी किया जाता है, तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है 189 देशों का। तो यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष जारी करता है, जिसमें कौन सी बातों को ध्यान रखता है, तो प्रति व्यक्ति आय उस देश का, प्रति व्यक्ति आय कितना है, जीवन प्रत्याशा आय कितना है, और साक्षरता दर कितना है, ये तीनों बातों का मुख्य अध्ययन करती है। अगला 18 में देखिए काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि मछली पकड़ना कौन से क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ये जो मछली पकड़ना है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ये राइट आंसर प्राथमिक क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र जितने भी होते हैं, जितने भी सेवाएं प्रदान की जाती है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। द्वितीय के अंतर्गत आता है विनिर्माण कार्य आता है। ठीक है, विनिर्माण कार्य। और ये जो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा वो अनुसंधान कार्य आता है। ठीक है, अगला 19 में क्या बोल रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचालन नहीं होता। दोस्तों आपको इनमें से कौन से क्षेत्र में जो है वो जलवासी पशुचालन नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों मानसूनी क्षेत्र। जी हाँ, तो मानसूनी क्षेत्र में जो है वो जलवासी पशुचालन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि जो मैक्सिको देश है वहाँ पे आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैक्सिको में जो आदिकालीन निर्वाह कृषि को जो है वो क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्पा, ऑप्शन बी। ये रे कहाँ पे कहा जाता है दोस्तों, तो वियतनाम जो देश है दोस्तों वहाँ पे रे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वियतनाम में जो है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि को क्या कहा जाता है, तो रे कहा जाता है। लंदांग कहा जाता है, तो ये जो लंदांग है वो इंडोनेशिया में कहा जाता है, और झूमिंग कृषि यानी झूम कृषि जो है वो भारत में कहा जाता है। 1121 में कि इनमें से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, आपको इनमें से कौन सा जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण, तो राइट आंसर रबर। जी हाँ दोस्तों, रबर जो है वो एक रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, 22 में क्या बोल रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात करें तो यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर जो है वो जगह ऑप्शन ये गेहूं। जी हाँ दोस्तों, गेहूं जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत आता है। ये चावल है वो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। चाय जो है दोस्तों वो आता है कौन सा फसल के अंतर्गत, तो पेय पदार्थ के अंतर्गत, पेय फसल। अगला 23 में दिया है कि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में जो विस्तृत अनाज कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट होगा, प्रेयरी। वेल्ड कहाँ पे कहा जाता है दोस्तों, ये जो वेल्ड है दोस्तों ये कहाँ का कहा जाता है, तो अफ्रीका जो देश है वहाँ पे वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अफ्रीका में क्या कहा जाता है, तो वेल्ड। ठीक है, ये पंपास कहाँ पे कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में दोस्तों वो पंपास कहा जाता है, और ये जो डांस है ये कहाँ पे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला 24 में क्या बोल रहा है कि न्यूजीलैंड की कैटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में जो कृषि की जाती है वो कौन सा कृषि की जाती है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं, खट्टे फसलों का जितने भी उत्पादन किया जाता है, खट्टे फलों का, वो मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो हमेशा भूमध्य सागर के किनारे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला क्या बोल रहा है कि रसदार फलों का की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों रसदार फलों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि को जो दोस्तों वो रसदार कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या कृषि। अगला 27 देगा कि सहकारी कृषि सबसे अधिक फसल किस महाद्वीप में हुई। तो दोस्तों ये सहकारी कृषि का जो फसल है वो सबसे अधिक कौन सा महाद्वीप में हुआ, कौन सा महाद्वीप में हुआ दोस्तों, तो सबसे अधिक जो दोस्तों वो यूरोप महाद्वीप में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, यूरोप महाद्वीप। देखो क्या बोल रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़े रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा अविकसित देश। जितने भी अविकसित दोस्तों ये सभी में काम में जो पिछड़े रहते हैं, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में काफी ज्यादा पिछड़े रहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, अविकसित देश। अगला 29 में देगा कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जो कौन यहाँ पे राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा रोपण कृषि। जी हाँ दोस्तों, रोपण जो कृषि है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यूरोप के औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया था। अलग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किया जाता है। आपको इनमें से कौन सा प्रदेश है जहाँ पे ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो नहीं किया जाता है। तो ये जो ब्राजील के अमेजन वन है दोस्तों, यहाँ पे ये कृषि नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी राइट में, ब्राजील के अमेजन वन। दोस्तों ये ब्राजील के अमेजन वन है वो विश्व की सबसे बड़ा वन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा वन कौन है, तो अमेजन वन। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ब्राजील में। अगला 31 में देगा कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो 31 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है वो कर्तन दहन कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है। तो दोस्तों ये जो एकल कृषि के अंतर्गत बात करें तो ये मिश्रित कृषि है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रहा है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला 33 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है, इनमें से कौन सा दोस्तों खनिज आधारित उद्योग है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वो लो इस्पात उद्योग। जी हाँ दोस्तों, लो इस्पात उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लो इस्पात उद्योग। ठीक है, ये जो कागज उद्योग है इसको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो कागज उद्योग जो दोस्तों वन आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है दोस्तों वो कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कृषि कार्य के अंतर्गत। अगला 34 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है, इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो श्रम आधारित उद्योग है। तो 34 का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वृहद उद्योग। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं दोस्तों उसमें श्रमिकों की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 में दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। दोस्तों ये कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर सूती वस्त्र उद्योग जो दोस्तों वो कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग।
लेकिन क्या बोला दोस्तों 36 में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग है। तो दोस्तों जो कागज उद्योग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये राइट होगा, कागज उद्योग। अगला क्वेश्चन 37 में दिया है कि इनमें से कौन सा पशु आधारित उद्योग है। तो दोस्तों पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत जो वो चमड़ा उद्योग जो है वो पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे क्या चमड़ा उद्योग। अगला 38 में क्या बोला दोस्तों कि नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो 25,000 जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया। 25,000 जो जनसंख्या दोस्तों अमेरिका में कहा गया कि जिस क्षेत्र का जो जनसंख्या 25,000 से अधिक होगा वही क्षेत्र जो है वो नगर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 25,000, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला 39 में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है। तो दोस्तों व्यापारिक नगर की बात करते हैं, जो मुंबई है वो कौन सा नगर के अंतर्गत आता है, व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है। मुंबई कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये जो जमशेदपुर है कौन सा अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत, तो दोस्तों ये जो जमशेदपुर है वो औद्योगिक नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, ये जो झारखंड में स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों ये जो बनारस है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो बनारस जो है वो एक सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा नगर, तो सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत। और ये कैनबरा है, ये कौन सा नगर के अंतर्गत आता है, तो कैनबरा जो दोस्तों वो प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, 40 में दिया है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों सड़क या फिर नहर के किनारे की बात करें तो रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ग रेखीय प्रतिरूप। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन और चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया गया। तो जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज जाकर देख ले। और दोस्तों इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रहा है। ठीक है।